लेकिन पेशेंट कह रहे हैं मुझे चेहरे की पूरी स्किन बदलवानी है डॉक्टर साहब, फलाना जगह मैंने पढ़ा हुआ ठिकाना जगह। या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये कन्फ्यूजन इतना बढ़ गया है कि आजकल मेरी ऐसे लोगों को ये सलाह है कि जो है अल्प ज्ञान हमेशा जो है डेंजरस होता है। बालों को वापस पाने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चला है जिसे हम बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। तो हम कहें कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत सफल प्रक्रिया है और एकमात्र प्रक्रिया है जिसमें हम नेचुरल बाल जिनको हम कंघी करके स्टाइल करवा सके। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको कोरियन ग्लास स्किन के लिए वो है मैं इसीलिए बोला था कि इस पॉडकास्ट में बहुत लॉजिकल फैक्ट के और बहुत सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग होगी। मतलब आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ों के फैक्ट खुलासा आएंगे जिसके नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में, जहां पे हम इस अतरंगी दुनिया से नए नए टॉपिक आपके लिए लाते रहते हैं और आपको बार बार हर बार नई चीज लाते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ चेहरा नहीं, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं और आपको आईने से दोस्ती भी कराते हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक आपके बालों पे, आपकी सुंदरता पे और आपके त्वचा के बारे में है। और इस टॉपिक के लिए आज के पॉडकास्ट में मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर अश्विनी दास का। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आज की तारीख में एस्थेटिक लुक पाने के लिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है कि व्यक्ति खुद ही कंफ्यूज हो गया है कि वो इंस्टाग्राम के नॉलेज पे जाए या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करे। और ये कंफ्यूजन इतना बढ़ गया है कि आजकल फ़ोन पे ही लोग पूछ लेते हैं कि जैसे सब्जियों के रेट पूछते हैं उस तरीके से। तो क्या ये चीज़ आपके साथ भी होती है और इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट है सर? आज का मरीज़ ऐसा क्यों कर रहा है? बिल्कुल, आज का मरीज़ जो है उसको आदत पड़ी हर इन्फॉर्मेशन ड्राइंग रूम में मिल जाए। स्क्रॉलिंग करते-करते हम जो है खाना ऑर्डर कर देते हैं, हम प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, घर पहुँच सेवा जो है हर चीज़ उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में मरीज़ की आदत पड़ गई है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ नहीं करते वक़्त वो इंटरनेट खंगाल रहा होता है। तरह-तरह की जानकारियाँ सही-गलत, गैर ज़रूरी तक वहाँ से ले रहा होता है। उसके बाद 4 वीडियो देखने के बाद उसका जो सूडो कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस सही नहीं होता, वो इतना बढ़ जाता है कि वह प्रोफ़ेशनल को फ़ोन पे बात करके अपनी गायनेकोमेस्टिया का ग्रेड, अपने हेयर्स के काउंट, अपने टोन, अपनी जो स्किन है उसके डायग्नोसिस, सारी चीज़ें बताएगा, फिर बोलेगा कि मुझे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाओ। और मज़ेदार बात बताऊँ कि 90% टाइम्स उनका अंदाज़ा गलत होता है। 10% टाइम जब सही होता है, वह व्यक्ति खुद ही डॉक्टर होता है या किसी डॉक्टर को दिखा चुका होता है। तो बेसिक जानकारी उसके पास होती है इसलिए वो सही होता है, बट 90% जो सोचते हैं कि हमें इस बारे में नॉलेज है, उनको नॉलेज सही नहीं रहती है। तो कई बार उनको लगता है जैसे कि पिंपल्स के निशान के लिए हम ऑपरेशन कौन-सा करवाएँ? एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ, पिंपल्स के निशान के लिए ऑपरेशन की आम तौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑपरेशन एक गलत डिसीज़न रहता है। उसमें कई तरह की चीज़ें लेज़र, एमएनआरएफ या और तरह की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा उपयोगी रहती है। लेकिन पेशेंट कह रहे हैं मुझे चेहरे की पूरी स्किन बदलवानी है डॉक्टर साहब, फलाना जगह मैंने पढ़ा हुआ ठिकाना जगह। कई लोग जो है अनजाने में ऐसी चीज़ें जिस पे रिसर्च चल रही जो मार्केट में आई भी नहीं, प्रूवन भी नहीं है सेफ्टी पर्पस से और रिजल्ट के पर्पस से, उसको भी कह देते हैं कि हमें ये जो प्रक्रिया करवानी है क्या आप क्या होती है। तो मेरी ऐसे लोगों को ये सलाह है कि जो है अल्प ज्ञान हमेशा जो है डेंजरस होता है और ऐसे लोगों की गलत लोगों के हाथ में पड़ जाने की, गलत इलाज लेकर नुकसान करवाने की संभावना कई गुना ज़्यादा होती है। तो हम इस बात को समझ लें कि एक व्यक्ति जो डॉक्टर के सामने बैठ के, डॉक्टर से बात करके, जाँच के बाद सलाह ले रहा है और एक व्यक्ति है जो सिर्फ़ इंटरनेट के ज्ञान और यूट्यूब वीडियो देख के जो ज्ञान अपने को ज्ञानवान समझता है और सलाह उल्टा प्रोफ़ेशनल को देने लगता है। वो दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है सोचने की प्रक्रिया में। दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है कॉन्सेप्ट में, डिसीज़न मेकिंग में और चांसेस दोनों के अलग-अलग होते हैं सही इलाज करवा पाने के। मैं किसी आर्किटेक्ट को घर में बुलाता हूँ कि अपने घर की डिज़ाइनिंग वगैरह करवाना है, घर में बुलाता हूँ, फ़ोन पे नहीं तय करता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये बताऊँ, जब आर्किटेक्ट आता है तो उसकी बात मैं ध्यान से सुनता हूँ, फिर मेरा कुछ एडिशनल रहता है तो मैं उसको सजेस्ट करता हूँ। ये नहीं कि आर्किटेक्ट के आते ही मैं यूट्यूब ज्ञान पे उसको बोलने लगूँ कि मैं तुमसे बड़ा आर्किटेक्ट हूँ या इंजीनियर हूँ या जो भी हूँ। पहले आप मुझसे सुनो सारी बातें, समझ लो, उसके बाद आप अपना तय करो। प्रोफ़ेशनल की वो एक तरह से इंसल्ट होगी।
अब ये सोशल मैनरिज्म अगर मैं फॉलो एक आर्किटेक्ट के साथ करता हूँ, तो पीपल शुड फॉलो दिस सोशल मैनरिज्म विद डॉक्टर एंड प्रोफेशनल, एटलीस्ट प्रॉपरली एजुकेटेड डॉक्टर्स। यही सही तरीका होता है। आप अपनी बात बताएंगे ही सही, आपसे बात करने ही बैठा है डॉक्टर, लेकिन पहले अपनी कंडीशन के बारे में डॉक्टर का क्या ओपिनियन है, इस बात को सुन लेना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो अब हम, जैसे कि हमने बताया अपने दर्शकों कि हम त्वचा और बालों के बारे में बात करेंगे, तो इसी चीज़ पे आगे चलते हैं। अभी लास्ट अगर मैं 10 साल की या 15 साल की बात करूँ, तो बालों को वापस पाने के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चला है जिसे हम बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ, लोगों ने तो किडनी और हार्ट और ये सब तो सुना ही होगा। अब ये हेयर ट्रांसप्लांट जो है ये भी काफ़ी प्रचलित है। क्या हर गंजे व्यक्ति को, या जिसके बाल झड़ रहे हों, या वो बीच में से या साइड से उसके बाल चले, क्या हर व्यक्ति को हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूरी होता है? देखिए, हर व्यक्ति को ज़रूरी होता है कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये एज रिलेटेड चीज़ है, जीन्स से रिलेटेड रीज़ है, जेनेटिक्स से रिलेटेड। कई लोगों को सिर्फ़ एनवायरमेंटल चेंज की वज़ह से, न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसी की वज़ह से, नींद ना आने की वज़ह से, स्ट्रेस की वज़ह से भी बाल कम हो सकते हैं। तो हम कहें कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी प्रक्रिया है, बहुत सफल प्रक्रिया है और एकमात्र प्रक्रिया है जिसमें हम नेचुरल बाल, जिनको हम कंघी करके स्टाइल करवा सकें और कटवा भी सकें अपने हिसाब से। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द ओनली दैट काइंड ऑफ अ प्रोसीजर अवेलेबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ नेचुरल हेयर्स। तो जब हम इसकी बात करते हैं, हर एक को ज़रूरी है कि नहीं, देखने के लिए पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट पहली बार मेरे पास आएगा, बैठेगा और मैं कह दूँगा कि हेयर ट्रांसप्लांट आपको आवश्यकता है। कई लोगों का हेयर काउंट रहता है। व्हेन पेशेंट कम्स टू अस, वी टेक डेंसिटी ऑफ द हेयर, क्वालिटी ऑफ द हेयर्स, नंबर ऑफ द रूट पर फॉलिकल, बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिक तौर पे और सैद्धांतिक तौर पे चेक की जानी चाहिए, इससे पहले कि आप उसको डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट का पेशेंट है या नहीं है कि लेबल लगा सके। इसमें हेयर डेंसिटोमीटर एक तरह का यंत्र होता है जिसमें पर स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली 110 से 130 बाल रहने चाहिए। उसका गिनना होता है डॉक्टर ने मैग्नीफाई करके, तब जाके हम बता पाते हैं कि आपकी हेयर रेयरिफिकेशन भी है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे परसों एक यंग लड़का आया, कहता है वैसे तो बाल मेरे नहीं दिखते, लेकिन जब मैं नहाने लगता हूँ, नहाता हूँ बाल धोए ही, तो बाल जब सुखाता हूँ गीले होते हैं, इन बिटवीन मेरी स्कैल्प दिखती है। मैंने कहा बेटे ये तो सबके साथ होता है, आप इतने घने बाल वालों को भी देखोगे, जब वो बाल धोते हैं तो बाल आपस में चिपक जाते हैं, बीच की जगह में से स्कैल्प दिखती है। यू आर नॉट वेरीफाइड बिकॉज यू आर नॉट ड्रॉपिंग द हेयर्स, द हेयर फॉल इज नॉर्मल। इवन 100 to 110 पर डे फॉल ऑफ हेयर इज कंसिडर नॉर्मल। तो ये भी इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाए, 200-300 हो जाए, तो आपका गंजापन दिखने लगता है। दूसरा, जीन्स का होना आवश्यक है। यदि दादा, नाना या मामा में गंजापन है, तो बच्चे में आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन इन सब का एक स्थायी इलाज है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। कभी भी सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट का पहुंचने से पहले फर्स्ट इंस्टांस पे हेयर ट्रांसप्लांट का पेशेंट देख के उसको सजेस्ट नहीं करता। अगर हेयर ट्रांसप्लांट करना दो है तो भी वह ऑलरेडी प्रेजेंट हेयर्स की हेल्थ को बढ़ाएगा, ओके। ताकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल पाए। ये सिर्फ एजुकेटेड प्रॉपरली ट्रेन जो सर्जन है, वो उसकी डोमेन है, जिसमें हम पीआरपी लगाते हैं, ग्रोथ फैक्टर देते हैं, कुछ विटामिन ऐड करते हैं, कुछ हम बाल धोने के जो अलग अलग वो आते हैं शैम्पू वगैरह, उसमें सजेशन देते हैं। कुछ हम एप्लीकेशन के लिए जो है वो देते हैं मेडिकेशंस, जिनसे ऑलरेडी हो रहे हेयर जो सुप्तप्राय या सोने की स्थिति में, डॉर्मेंट स्थिति में, वो जाग जाते हैं और हेयर की ग्रोथ और डेंसिटी आ जाती है। कई यंग लोगों में हम हेयर ट्रांसप्लांट को टाल सकते हैं। कुछ 1% में ये ट्रीटमेंट भी हो सकता है। लेकिन मान लें हेयर ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट की जो स्थिति आ ही गई है, गंजापन एविडेंट है, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी यही सारी प्रक्रिया दी जाती है। और यदि हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए भी इनमें से कुछ कॉमन दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस है। इट इज़ नॉट अ टेक्नीशियंस हैंड to do a hair transplant and produce a good result. It is a completely medically approved solution to the hair fall and rear it. ओके। मगर सर, आज की तारीख में मैंने देखा है कि, या मेरा ये प्रश्न पूछना ज़्यादा सही होगा कि व्हाई प्लास्टिक सर्जन इज़ अ ऑथेंटिक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन? प्लास्टिक सर्जन का क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दाँतों का डॉक्टर है, हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है।
वो स्किन का डॉक्टर है, हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो अब मरीजों को इस चीज़ का ध्यान नहीं रहता। उसने देखा है कि उनके बोर्ड पे लिखा है हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस अवेलेबल है, या उन्होंने सर्विस या एड देखा है फेसबुक या कहीं पर, तो वो चले जाते हैं। मगर इस बीच में एक मरीज का भी नुकसान हो रहा है। ये दर्शकों को ध्यान रखना भी चाहिए इस चीज़ का कि किस डॉक्टर, वो कौन-सा सही डॉक्टर है, जिससे हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। मतलब उसकी एजुकेशन में इस चीज़ की प्रैक्टिस आती हो। या प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी विधा है जिसमें से कम पिछले आपके एजुकेशन ईयर्स में से, सिर्फ एजुकेशन ईयर्स की बात कर रहा हूँ, कम से कम आदमी 8 साल जो है सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में पढ़ता जानता है। टाइप ऑफ हेयर, टाइप ऑफ स्किन पे रिसर्च कर रहा होता है, पेशेंट ट्रीट कर रहा होता है, उनका फ़ॉलो-अप कर रहा होता है। तो ये एक मेंटल प्रक्रिया है जो धीरे-धीरे उसके ब्रेन को ट्रेन करती है सो दैट ही कैन टेक अ प्रॉपर डिसीजन। प्लस वैलिड डिग्री की बात करें तो आपको बड़ी मज़ेदार सी बात बता दूँ कि आम तौर पे बीडीएस या आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट या आपके कुछ अलग जो एमबीबीएस वगैरह करके एक आध टेक्नीशियन कोर्स कर लेते हैं, एक आध फेलोशिप बाहर की ले आते हैं पैसे दे के। वो वाले लोग लीगल रूप से वैलिड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नहीं होते। अगर एमडीएस की बात करूं, उनमें से भी विद स्पेशल ट्रेनिंग कुछ एमडीएस डॉक्टर्स को ये फैसिलिटी रहती है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट तक तो कर लें, बाकी कॉस्मेटिक सर्जरी ना करें। ओके। और आप ये हो रहा है कि सिर्फ़ जो है कई लोग, क्योंकि जब होता है काफ़ी कुछ लगता है कि इस फ़ील्ड में जो है कमाई अच्छी है, मेहनत कम है या रिस्क कम है, ऐसी बातें। तो मैं कहूँगा रिस्क बिल्कुल कम नहीं है। कानपुर के वो डॉक्टर को याद करिए जो डेंटिस्ट होके हेयर ट्रांसप्लांट करती थी। 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई तो उसको अब जेल में है। वैसे ही एक फ्लैट मुंबई में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था, पेशेंट को किसी तरह का दवाइयों का रिएक्शन हुआ और जब तक उसको अच्छे हॉस्पिटल में ले जाते यंग पेशेंट की मौत हो गई। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उसमें कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ कमाई है, ये इस तरह से नहीं काम करती। तो हेयर ट्रांसप्लांट का अपना रिस्क है, उसकी प्रॉपर करिकुलम है टीचिंग की और उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं कहूँगा कि प्लास्टिक सर्जन एंड फ्यू ऑफ द एमडीएस विद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आर ओनली correct people to get the hair transplant, not even BDS, not MBBS at all, not general surgeon at all, no ENT surgeon with any kind of special training. सिंपल सी बात है, जब हम प्लास्टिक सर्जन बनते हैं तो मान लीजिए आपने गाजर का हलवा बनाना है हुँ, हुँ। और आपके पास गाजर तो है, बाकी इंग्रेडिएंट नहीं है, तो आपने काट छील के गाजर रख दी तो हलवा नहीं बन जाता। करेक्ट है। उसके ऊपर एडिशनल आपको घी डालना पड़ता है, उसको चढ़ाना पड़ता है चूल्हे पे, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। आखिरी में फेलोशिप की काजू किशमिश भी डालने पड़ते हैं, तब जाके कहीं एक डिश तैयार होती है। किसी दिन मैं कहूँ कि गाजरें काट दी, उसके ऊपर मैं काजू किशमिश डाल दूँ और फेलोशिप एक लेके, ट्रेनिंग लेके मैं कॉस्मेटिक सर्जन बन गया, तो आपके पास हलवा नहीं होगा, गाजर होगी कटी हुई विद काजू किशमिश। इतना डिफरेंस होता है एक प्रॉपर प्रिपेयर डिश में और एक उसके कच्चे कॉन्सेप्ट में, जो शायद सस्ता तो मिल जाए लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो लेट्स होप एंड प्रे कि पीपल अंडरस्टैंड दिस कि आपके हाथ में आज 1 लाख का आईफ़ोन तो होता है, लेकिन आप उसको स्टेटस सिंबल समझते हैं। हेयर्स को आप स्टेटस सिंबल क्यों नहीं समझते? आप उस पे क्यों नहीं, अपनी हेल्थ पे, अपनी खूबसूरती पे आप खर्च करके सही जगह से सही काम करवाना चाहते हो? किसी को बोल दीजिए इनको कि आप 1.5 लाख का फ़ोन लेने की जगह 30,000 का ले लीजिए, काम तो वही आ रहा है। वो कहेगा ये तो डाउनग्रेडेड है, 30,000 का मैं फ़ोन क्यों लूँ, मेरा स्टेटस ही नहीं। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट 30,000 में करवा लेते हैं साहब। आप उसके लिए सही जगह जाके सही पैसा दे के सही काम नहीं करवाना चाहते हो। दोनों में कितना डिफरेंस है? इज़ दिस आवर थिंकिंग? दिस इज़ बाइफरकेटेड, दिस इज़ कन्फ्यूजन, क्लियर कन्फ्यूजन मस्ट मतलब हेल्थ से बड़ी कुछ नहीं है और वो स्टेटस के साथ हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। यस। आप आईफ़ोन फ्लॉन्ट करते हैं, आप महँगा फ़ोन फ्लॉन्ट करते हैं, महँगी कार फ्लॉन्ट करते हैं, अच्छे बाल भी तो फ्लॉन्ट करते हैं। बिल्कुल। ये स्टेटस सिंबल है आपका। और आपको बाल नेचुरल दिखना है, स्किन का केयर, ये स्टेटस सिंबल है सर। विदाउट हेयर्स तो फिर फेस का लुक पूरा ही चेंज हो जाता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो हम आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं स्किन पर। स्किन में भी आजकल कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वीडियोस यूज़ करते हैं और कोरियन स्किन पाने का सपना रख रहे हैं। तो ये कितना सही है कि इन प्रोडक्ट्स से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? क्योंकि इसकी कोई ऑथेंटिसिटी तो है नहीं कि किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्ट करा है। नहीं, ऑथेंटिसिटी तो बिल्कुल भी नहीं है और देखिए इट इज़ अ लेमैन कॉन्सेप्ट।
अब लेमैन अंग्रेजी में बोलूँ तो वो होता है जो कम पढ़ा लिखा होता है, और लेमैन मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से वो आदमी होता है जो एडवर्टाइजमेंट देख के कुछ भी ले लेता है। वो लेमैन हुआ जो कुछ भी ले लेता है, कॉन्सेप्ट हो या नहीं हो। तो ये लेमैन कॉन्सेप्ट है कि हमने एडवर्टाइजमेंट देखा, खरीद लिया, कोरियन ग्लास स्किन चाहिए। मैं सिर्फ दर्शकों से एक सवाल पूछूंगा कि ऐसे कितने रॉक स्टार है, कायनी वेस्ट हो गए, स्नूप डॉग हो गए, बियॉन्से हो गई, बहुत सारी जो हुआ डार्क, और डार्क इन कलर, राइट, दे आर डार्क हुँ। ब्लैक पीपल, दे आर सिंगर, दे आर व्हाट, अथाह सागर पैसे का भरा हुआ, चाहे जितना भी कर ले, क्या वो कोरियन ग्लास स्किन नहीं खरीद सकते, ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते? आज वो ब्लैक क्यों कहे जाते हैं, वी आर डार्क पीपल, व्हाई दे से वी आर डार्क पीपल, दे शुड गेट फेयर। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कोरियन ग्लास स्किन के लिए, वो है कोरियन माँ बाप। इंडियन माँ बाप के साथ आप कोरियन ग्लास स्किन लेने जाओगे तो मार्केट आपको ठग लेगा, आपको चूना लगा देगा। 4 दिन के लिए आपको जो है 2 शेड गोरापन तो दे देगा, 5वें दिन आप उससे भी काले नजर आओगे और अपना नुकसान करके कई तरह से बैठे होगे। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते, फिल्म स्टार है, आज भी ब्लैक है तो ब्लैक ही है। हुँ। उन्होंने क्या सोचा नहीं होगा कि क्या अच्छा है कि हम गोरे हो जाएं, हम अंग्रेजों के साथ जेलअप कर जाएं, आज तो हमारे पास पैसा है, कारें अरबों की पड़ी हुई है, मकान जो है खरबों का पड़ा हुआ है, हमारे बिजनेस इतना बड़ा, बट दे हैव नेवर ट्राइड। बड़ा खराब एग्जाम्पल है जिसने अपनी जीन्स चेंज करने की कोशिश की, माइकल जैक्सन का, जिसने अरबों रुपए अपनी स्किन पे लगाया गोरा होने के लिए, किसी तरह से स्टेरॉइड दे दे के कर तो दिया, आखिरी में निमोनिया से उसकी डेथ हो गई जो साइड इफेक्ट थी। आज शायद वो जिंदा भी होता और अच्छे गाने और अच्छे एल्बम ला भी रहा होता अपनी काली स्किन के साथ। प्रसिद्धि तो उसको काली स्किन और टैलेंट से मिली थी, उसके बाद गोरा होने के बाद तो शायद ज़्यादा देर जी भी नहीं पाया। तो इस तरह की भ्रांतियाँ पाल लेना कि हम कोरियन ग्लास स्किन चाहिए तभी अच्छे दिखेंगे, इज़ अ सेलिंग पॉइंट ऑफ मैनी कंपनीज़ हू आर मेकिंग फूल ऑफ यू। और ख़ासकर गर्ल्स के साथ ये तो यस, गर्ल्स, दे मोस्टली यंग गर्ल्स, दे लिव इन फैंटेसी कि मेरा कलर गोरा हो जाएगा, लाइफ सुधर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक्स आपकी सुधार कोई भी चीज़ नहीं सकती है। आप जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही जाने वाले हैं। तो उसको सुधारने जाएँगे तो कहीं न कहीं गलतियाँ होंगी। दूसरा एक इसी से रिलेटेड मिसकंसेप्शन है, बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि बालों के साथ और स्किन के साथ कि हमने आपके साबुन में विटामिन डाल दिया, 12 डाल दिया, आपके शैम्पू में हमने सेरामाइड मिला दिया, बायोटिन मिला दिया, 50 तरह की विटामिन मिला दिया। मुझे बताइए, ये जो आपकी एपिडर्मिस से जो स्किन है, ये इतनी अच्छी कवर है कि माइक्रोन में आने वाले बैक्टीरिया और वायरस तक को रोक लेती है। करेक्ट। वो किसी विटामिन, किसी मिनरल को क्या एब्ज़ॉर्ब होने देगी? और मान लें एब्ज़ॉर्ब हो भी जाती है, हम कहें कि मेरा सर जो है वो मिट्टी का बना हुआ है और बाल जो है पौधे हैं, क्या आपने जड़ों पे खाद डाल दी और बाल उगने लग गए? ऐसा तो नहीं है। स्किन जो है वो किसी चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करती है, तो मैं आदमी हूँ, रसगुल्ला नहीं हूँ कि मेरे को विटामिन की चाशनी में डाल दीजिए और मेरी स्किन एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। कितना आसान हो कि खाना ना पड़े, सिर्फ़ एब्ज़ॉर्ब, आपने टब में विटामिन का सॉल्यूशन भर के लेट गए और स्किन ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया। ऐसा होता तो एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया वग़ैरह जहाँ पे आप 10 जगह हाथ डालते हो, आप मैकेनिक से भी दिन में हाथ मिलाते हो गाड़ी की सर्विस करने के लिए, आप कई लोगों से और पॉल्यूशन तो उसका इम्पैक्ट भी शरीर पे उसी इंसान हिसाब भी से पड़ना पड़ता, चाहिए। उस हिसाब से पड़ता। लेकिन ये फिर वही बात है कि लेमैन कॉन्सेप्ट है जो हर चीज़ ले लेते हैं। मैं इसीलिए बोला था कि इस पॉडकास्ट में बहुत लॉजिकल फैक्ट के और बहुत सारी चीज़ों की अनबॉक्सिंग होगी, मतलब आपके सामने ऐसी-ऐसी चीज़ों के फैक्ट खुलासा आएँगे जिसके पीछे अगर आप कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पीछे आपको कोई लॉजिक नहीं मिलने वाला है। एक लॉजिक सिर्फ़ ये कि किसी ने आपको हज़ारों लोगों के नंबर बता दिए हैं या फिर आपने किसी खूबसूरत चेहरे का एक विज्ञापन देख लिया है। तो उन पे ना जाते हुए आप अपना दिमाग लगाएँ और इन फैली हुई अफ़वाहों पे ना जाएँ। हम आगे बात करते हैं अब कि स्किन ट्रीटमेंट में भी जैसे कि आपका जो सर हम लोगों ने कई सारी ऐसी सर्जरियाँ देखी है। बबन रेप वाली सर्जरी देखी, अरुण पटेल वाली सर्जरी देखी, सारे आड़े-तिरछे काम जिस पे शायद बाकी लोग हाथ डालने के पहले भी सोचते होंगे, वो हमने आपके पोर्टफ़ोलियो में देखा है। तो अब जब भी आप कोई सर्जरी करते हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती होगी आपके उस पेशेंट की स्किन के ऊपर। मेरा प्रश्न ये है कि उस चीज़ को किस तरीके से आप लेते हैं
क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो एक बड़ी जवाबदारी रहती है। जैसे आपका ही एक केस था, किसी बच्ची का फेस जो था किसी कारणवश एक्सीडेंट या बम फटने के कारण उसका पूरा फेस बिगड़ गया था। आज वो लड़की बहुत सुंदर और उसके फेस पे कोई भी स्पॉट नहीं है। तो जब वो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो आपके मन में क्या क्वेश्चन्स आते हैं, क्या सोशल प्रेशर आता है और पेशेंट की तरफ से क्या फीलिंग आपके अंदर जनरेट होती है, जब आप उस चीज़ को ऑपरेट करते हैं तो? मैं ये सोचता हूँ कि अपना फुल प्रयास, अपना फुल एक्सपीरियंस और स्किल का टेबल पे उपयोग जो है, वो सर्जन का धर्म होता है। पूरा अपने नॉलेज का उपयोग, पूरी अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग, पूरे अपने स्किल्स का उपयोग और उस चीज़ को लेके जो मैक्सिमम फ़ायदा पेशेंट को देना है, वो दे सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में लिखा है कि आप कर्म करते जाइए, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो फल अपने आप ही सुधर जाते हैं या उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। कई लोग इसको गलत तरीके से लेते हैं कि आप फल की चिंता मत करिए, काम करते जाइए, मतलब रिज़ल्ट का मत सोचिए। वो ऐसे एक्सप्लेन करती है कि आपको फल अच्छा ही मिलेगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके कल्याण से हैं। तो जब हम काम करते हैं, हमारा कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन, हम और कुछ भी नहीं सोचते, सिवाय इसके कि हम पेशेंट को मैक्सिमम बेस्ट करके दें अपना, और पेशेंट को बेस्ट करके देंगे, 120% बेस्ट करके देंगे, तो कहीं 90% रिज़ल्ट आएँगे। अगर हमने 90% करने की कोशिश करी, तो वो 30% भी नहीं आएँगे रिज़ल्ट, ये हमें पता है। तो हम 120% दिल से मेहनत पेशेंट पे टेबल पे करते हैं, तब कहीं पेशेंट खुश होता है। और विथ टाइम पेशेंट भी पहली बार आता है तो उसका एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि मैं भगवान के पास आया हूँ, ये तो 100% जैसे थे वैसे हो जाएंगे। लेकिन विथ टाइम, टाइम इज़ अ बिग काउंसलर। टाइम जो है, टाइम टाइम पे आपको सिखाता रहता है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन है, इट हैज़ टू बी बैलेंस टू द रियलिटी। हम फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहते पहली बार कि हम तो सब हो जाएगा। इट हैज़ टू बी बैलेंस टू द रियलिटी। इसीलिए मैं जब भी मेरे पास पेशेंट आता है स्किन की प्रॉब्लम या सर्जरी की, मैं कहता हूँ बेटा आई कैन गिव यू इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 50% टू 85%। जो आखिरी के 15% वो नहीं आएँगे, ये लिख के रख लो, क्योंकि बिकॉज़ आई एम नॉट गॉड। I have trained myself to treat you over the years of experience with my knowledge and with my all education. But that doesn't mean I am a god. I can't take his position. But yes, the things will not go towards the negative side. 50% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन 100% कभी नहीं आएगा। ये आप लिख के रख लो, और कोई बोल दे 100%, इफ यू आर कन्विंस्ड, गेट ट्रीटेड बाय हिम और हर एंड देन टॉक टू मी। तो मेरे पास छुपाने का नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर वर्ड्स, इन योर प्रोमिस, इन योर एफर्ट्स। ये करके आप देंगे तो मेरा ख्याल है आपके जो पेशेंट्स हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि आपके और किसी भी ह्यूमन पावर में कितना है करने की कैपेसिटी, एंड दे विल एडजस्ट टू इट। मेरे सारे पेशेंट जो हैं बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब आपने समझाया तो बहुत बढ़िया, समझाया तो आपने झूठ नहीं बोला। ये मेरे प्रिंसिपल फंडे हैं कि समझाओ प्रॉपरली और सही बात बोल के समझाओ। बाकी फिर रिजल्ट धीरे धीरे टाइम के साथ इंप्रूव होते हैं, और जो आते हैं पेशेंट एक्सेप्ट भी करते हैं। अब आगे चलते हैं कि सर हमने कई वीडियो देखे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के। देख के ऐसा लगता है बहुत पेनफुल प्रोसेस है और एक-एक बहुत बारीक प्रोसेस है। फिर शायद ट्रांसप्लांट होने के भी कुछ टाइम तक व्यक्ति को हेयर वॉश नहीं करना होता है और केमिकल और जो हम शैम्पू वगैरह लगाते हैं उससे बचना पड़ता है। तो क्या ये वाक़ई में इतना दर्दनाक प्रोसेस है, जैसा दिखाते हैं कि एक-एक मतलब स्कल्प पे एक-एक ग्राफ्ट लगा रहे हैं तो उसमें इतना पेन होता है? नहीं, जनरली ब्लॉक में लगाते हैं। हमारे चारों तरफ, अगर सर के चारों तरफ स्कैल्प में देखें तो 8 ऐसी नर्व है जिनको ब्लॉक करने से मैक्सिमम एरिया स्कैल्प का शून्य हो जाता है। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया जगह पे भी दी जाती है जहाँ पे हम जिस एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। दोनों मिला के ऑलमोस्ट इट बिकम्स पेन फ्री। तभी तो ये बिना एनेस्थीसिया के, बिना किसी चीज़ की जाती है। तो ये पेन फ्री ऑलमोस्ट प्रोसीजर है। बीच में पेशेंट को रिलैक्सेशन भी दिया जाता है कि आप खाना खा लें, बैठे थोड़ा बाहर घूम के आ जाएँ, ताज़ी हवा खाएँ, ताकि क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट को आदत नहीं होती कि हमें तो आदत। तो हम बीच-बीच में ब्रेक भी देते हैं पेशेंट को, ताकि बाहर घूम के आए, ज़रा अपने एक आध फ़ोन लगा ले, किसी मित्र को लगाना, कुछ करना, बात कर ले। उसके बाद कैप पहना के बेचते हैं, तो करीब 7-8 दिन हम उसको हेयर वॉश नहीं करने देते। पहली 2 क्लीनिंग हम खुद ही करते हैं, अपने हाथों से, केयरफुली, विदाउट डिस्टर्बिंग द फॉलिकल्स। और उसके बाद वाला जो केयर है, पेशेंट को 8 दिन में जो है सारा समझा के हम उसको फ्री कर देते हैं। और 3 महीने बाद एक बार तो बीच में साहब सारे बाल झड़ते हैं, एवरी ईयर गोज़ अवे।
गंजापन वैसे ही दिखता है, लेकिन 3 महीने के अंत में वो बाल उग के दोबारा आने शुरू हो जाते हैं, नई होती है। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं, उनको लगता है एक बार हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया तो हो गई बात, नहीं। उसमें से जो हेयर लगाते हैं उसमें से 15 टू 20% हेयर का लॉस भी होता है। तो कई बार रीशेड्यूल की जाती है कि आफ्टर 3 मंथ्स वी विल पुट सम मोर हेयर्स। एक बार में 3 से 4,000 लगा देना आसान बात है, कई लोग 6,000 का फ़ॉल्स प्रोपगेशन कर रहे हैं। 6,000 बाल लगाने के लिए शायद आपको 1.5 दिन भी कम पड़े। हाँ, इतनी लंबी प्रोसीजर कर नहीं सकते, इसलिए एक बार में 3,000 से 3,500 इज़ अ रियलिस्टिक टारगेट। ओके। इंदौर तो इतना बड़ा है, मतलब फैलता ही जा रहा है, फैलते ही जा रहा है। एक बाईपास से दूसरे बाईपास पे शिफ्ट हो रहा है। और अभी आप कहाँ-कहाँ सर्विसेज़ दे रहे हैं इस पूरे इंदौर को कवर करने के लिए? पूरे इंदौर में मैं कम से कम नहीं तो 10 हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। अलग-अलग हॉस्पिटल है, इफ आई कैन नेम देम, मैं अपोलो में विज़िटिंग कंसल्टेंट, मैं मेदांता में विज़िटिंग कंसल्टेंट, मैं बारोड़ में विज़िटिंग कंसल्टेंट हूँ, लाइफ केयर हॉस्पिटल में विज़िटिंग कंसल्टेंट हूँ, मेडिप्लस में विज़िटिंग कंसल्टेंट हूँ। लेकिन इन इन सब में हम जनरली ट्रॉमा या हाई क्लास प्लास्टिक सर्जरी को डील करते हैं। लाइफ एस्थेटिक मेरा अपना सेंटर है जो कॉस्मेटिक्स थेरेपी से रिलेटेड है, जो लेज़र सेंटर है, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर है। और कॉस्मेटिक सर्जरी की जो इस विधा को लोगों तक और आसानी से पहुंचाने के लिए हमने जो है एक हॉस्पिटल है सहज हॉस्पिटल, उनके साथ कोलैब में हमने स्टेट ऑफ आर्ट हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर डेवलप किया है। इट विल बी ऑन ग्राउंड बाय दिस जनवरी एंड वी आर कोलैबोरेटिंग वेयर आई एम हेड प्लास्टिक सर्जन, चीफ प्लास्टिक सर्जन देयर, and we have got transplant units and lasers and all kind of modern facilities which should be required in a state of art cosmetic hair transplant center। और पहला जो लाइफ एस्थेटिक जो मेरा अपना सेंटर है, हम वहाँ पे भी स्टेट ऑफ आर्ट हेयर ट्रांसप्लांट यूनिट लेके आ रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जनवरी में होगी। सहज हॉस्पिटल जो कि आरएनटी मार्ग पे लोकेटेड है, शहर के बीच में है, और मेरा सेंटर लाइफ एस्थेटिक जो है वो विजयनगर में है, जहाँ शायद वो कॉस्मेटिक सर्जरी की क्लाइंटेल मैक्सिमम है। तो हमने लोगों तक पहुँचाने के लिए ये 2 एक्सटेंशन इस साल इंट्रोड्यूस किए हैं। दोनों प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है। इनका मेन स्ट्रीम ट्रॉमा, प्लास्टिक सर्जरी या बड़े तरह की सर्जरी से रिलेशन नहीं है। सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी यूनिट्स हैं, और आगे हुआ तो हम इन 2 के बाद आने वाले सालों में और भी एक्सटेंशन आउट ऑफ इंदौर करने की प्लानिंग में है। ओके सर। अब एक आखिरी क्वेश्चन जो कि हम आपसे पूछेंगे दर्शकों के लिए, और वो है कि मरीजों को अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें लॉजिकली किन चीज़ों पे ध्यान रखते हुए किसी कंसल्टेंट से कनेक्ट होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और व्यवहारिक भी प्रैक्टिकल स है। क्योंकि आज की तारीख में सोशल मीडिया लोगों की आदतें बिगाड़ ही नहीं रहा है, बल्कि बोलने का तरीका भी बर्बाद कर रहा है। अगर उन्हें एक सूटेबल रिप्लाई नहीं मिलता है, एक सूटेबल रिप्लाई नहीं होता है, तो उनके लिए अच्छे से अच्छा 5 स्टार होटल भी जाते ऑफेंडेड आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। इसी तैयारी में लोगों ने भी जो है हम लोगों ने भी चेंज होना शुरू कर दिया। अब हम काउंसलर रखते हैं, जिसको शायद ज्ञान कम हो लेकिन उसमें बातों को सुनने की, जवाब देने की ज़्यादा पेशेंस होती है। जनरली वी आर ऑपरेटिंग और बिज़ी विद सम पेशेंट वी आर कंसल्टिंग। तो एक हद तक के तो काउंसलर उनको डिस्कस करके बता देता है। लेकिन कई लोग इससे इन्फ्रेंस निकाल के सैटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। वी शुडन्ट बी द थिंग। हमको एक बार कम से कम उस काउंसलर के थ्रू डॉक्टर से मिलके अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। वी शुड, मैं हमेशा कहता हूँ, नो योर सर्जन। आप किसी भी व्यक्ति के पास जाके बैठते हो, उससे 2-4 बातें करते हो, तो आप उससे कनेक्ट होते हो, आपके वैचारिक तौर पे, एंड देयर आर फ्रीक्वेंसी व्हिच कैन बी कॉट। आपको लगता है कि नहीं, किसी तरह से अंदर से लगता है कि नहीं, यह व्यक्ति मेरे इलाज के लिए सूटेबल है, या नहीं है, अपोज़िट भी हो सकता है। और इस स्टेज का होना बहुत ज़रूरी है कि अल्टीमेटली हर ट्रीटमेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और भरोसे पे टिका हुआ है। मेडिकल का कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप या डॉक्टर और पेशेंट के आपसी व्यवहार, आपसी तौर तरीके, आपसी जो फंडामेंटल्स हैं, उनके जुड़े बगैर हो सकता है। तो कोऑपरेशन दोनों तरफ से चाहिए होती, समझ दोनों तरफ से चाहिए होती। तो मैं हमेशा कहूँगा कि सिर्फ़ फ़ोन पे ना सैटिस्फाइड होके आप, बड़ा शॉर्टकट है कि आपने कंसल्टिंग फ़ीस बचा ली, आप नहीं गए सर्जन के पास, हो सकता है यू मस्ट बी लूज़िंग अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग ट्रीटेड। कर
या आपने सस्ते देख के ऐसे सर्जन के पास चले गए कि चलो ये तो या तो फ्री में देख रहे हैं कंसल्टेशन नहीं, या तो जो है कम कंसल्टेशन है मैं चले जाऊँ, और आप अनलकीली ऐसे लोगों के पास फँस गए जिनका रिव्यू बहुत बुरे हैं, जिनके एक्सपीरियंस लोगों के बहुत बुरे हैं, और हो सकता है वो खुद ट्रीटमेंट भी नहीं करते। किराए के लोगों को बुला के बाहर से ट्रीटमेंट करवाते हैं, घोस्ट और यस, घोस्ट सर्जन, एंड दे जस्ट कलेक्ट मनी सिटिंग आउटसाइड इन देयर ऑफिस। बट यस, देयर इंटरनेट इमेज कैन बी वेरी नाइस, क्योंकि हर महीने का एक बड़ा बजट उनका इंटरनेट इमेज बनाने में जा रहा है, अपनी स्किल डेवलप करने में नहीं जा रहा है, पेशेंट की काउंसलिंग में नहीं जा रहा है, कुछ सीखने में नहीं जा रहा, पेशेंट को कुछ नया अच्छा देने में नहीं जा रहा। सारी चीज़ें दिखावे में जा रही, शोबाज़ी तो बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेट इमेज नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर एकेडमिक पर्सन है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव प्रोफ़ेशन। तो आपकी अपनी जो क्वालिटी है उनको दिखाएँ इंटरनेट पे, जो आप करते हो उनको बिल्कुल फ्रैंकली, ऑनेस्टली दिखाएँ, तब बात बनती है। कॉन्फ्रेंसेस हो या वेबसाइट हो, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट तो भर-भर के दिखाए जाते हैं, हुँ। जो रिजल्ट रो रहे होते हैं, जिनके रिजल्ट बिगड़ते हैं, वो कोई नहीं दिखाता। सही बात। तो हर चीज़ जो खराब हुई है या अच्छी नहीं रही है, वो चीज़ छुपाई जाती है, और जो अच्छी है उसको बढ़-चढ़ के दिखाया जाता है, दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस इज़ व्हाट वी डू इट। लेकिन जब आप व्यक्ति के पास जाके बैठते हो तो आपको समझ में आता है, नहीं इनका एक्सपीरियंस इतना है, ये है, कुछ भरोसा डेवलप होता है, और जब आप ट्रीटमेंट करवाते हो तो दोनों पक्षों का फ़ायदा होता है, दोनों को सही ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये चीज़, काउंसलिंग, एग्ज़ामिनेशन ऑफ पेशेंट इज़ वेरी बेसिक, इसको कभी भी आप सुपरसीड नहीं करना चाहिए, यू शुड नेवर सुपरसीड दैट। ओके। तो धन्यवाद दोस्तों। आज इसी के साथ मैं अपने पॉडकास्ट को विराम देता हूँ। अगली बार फिर से आपके सामने मैं मौजूद होऊँगा, कुछ नए टॉपिक के साथ, और कुछ ऐसे रहस्य जो शायद आपने सोचे नहीं होंगे, वो भी ओपन करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।